हाय एवरीवन, मैं अश्विन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। डेली वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का आज डे 43 है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट है आज की क्लास में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का, यानी कि वर्ड मीनिंग्स का। जो पहला वर्ड मीनिंग में आज हम पढ़ेंगे वो है वैलिडिक्टरी। वैलिडिक्टरी एक एडजेक्टिव है। एक बात याद रखिए कि अगर कोई वर्ड ओ आर वाई पे रुके, ए आर वाई पे रुके या ई आर वाई पे रुके तो ऐसे वर्ड्स जनरली एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं सर? एडजेक्टिव। जैसे आप वैलिडिक्टरी में ओ आर वाई देख रहे हैं। एक वर्ड मैं लिख देता हूं आपके लिए, कंपल्सरी। इसमें भी ओ आर वाई है। एक वर्ड मैं लिख देता हूं नेसेसरी। इसमें देखिए ए आर वाई है। एक वर्ड मैं लिख देता हूं आपके लिए प्राइमरी। इसमें देखिए ई आर वाई है। आप समझ रहे हैं ना? तो जब आप किसी वर्ड को ओ आर वाई पे या ई आर वाई पे, प्राइमरी में आई गेस एम ए आर वाई ही होता है। हाँ, माफ करिएगा सर। तो जनरली जब ओ आर वाई और ए आर वाई पे कोई वर्ड रुकता है तो वो क्या होता है सर? एक एडजेक्टिव होता है। वैलिडिक्टरी एक स्पीच है या फिर एक मैसेज है जो अंतिम भाषण है या अंतिम मैसेज है। वैलिडिक्टरी स्पीच या वैलिडिक्टरी लेटर कब या लेटर या राइटिंग या स्पीच कब दिया जाता है या कब लिखा जाता है? तो सुनिए, जब कोई ऑफिसर या कोई मिनिस्टर या आप यूं ले लीजिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ना अपने पद से इस्तीफा देते हैं या अपने ऑफिस को डेमिट करते हैं, अपने पद को छोड़ते हैं, तो जो अंतिम भाषण वो किसी के लिए भी देते हैं, चाहे वो अपने साथी पार्लियामेंटेरियंस के लिए दें या फिर फेलो कंट्रीमैन के लिए दें, तो वो वैलिडिक्टरी स्पीच होता है। जैसे आप समझिए कि अभी हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए। पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब थे, अब मिसेस मुर्मू राष्ट्रपति हैं। तो जब वो आखिरी भाषण उन्होंने दिया होगा, रामनाथ कोविंद साहब ने, वो उनका वैलिडिक्टरी स्पीच कहा गया होगा। क्या कहा गया होगा? वैलिडिक्टरी स्पीच। इस तरीके से आप समझिए, जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी जॉब से रिटायर हो रहा है, तो जब रिटायरमेंट का दिन आता है तो उस दिन अक्सर ऑफिस में डिपार्टमेंट की तरफ से, एम्प्लॉयज़ की तरफ से, साथी कर्मचारियों की तरफ से एक छोटा मोटा प्रोग्राम कराया जाता है, जिसमें कि सभी लोग जो हैं, जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है उसके लिए कुछ दो शब्द कहते हैं। इसी कड़ी में जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है वो भी कुछ ना कुछ बोलता है। तो ये उसका वैलिडिक्टरी एड्रेस है, ये उसका वैलिडिक्टरी स्पीच है एक तरीके से। ठीक, याद करने का तरीका है, देखिए DICT एक रूट वर्ड है सर। DICT रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है बोलना। स्पीक या भाषण तो स्पीच। ठीक, a speech announcement that is intended to say goodbye or bid farewell, जिसका लॉजिक ही यही है कि किसी को गुड बाय बोला जाएगा या किसी को फेयरवेल बोला दिया जा रहा है। याद रखिएगा सर, बिड ही किया जाता है। फेयरवेल के लिए हमेशा कौन सी वर्ब इस्तेमाल होती है? बिड इस्तेमाल होती है। याद रखिएगा सर, फेयरवेल के लिए बिड आती है और एक फ्रेज भी है, बिड अड्यू टू। ये एक फ्रेज भी है। किसी स्पोर्ट्स को, किसी करियर को जब आप बाय बाय कर देते हैं, अलविदा बोलते हैं, तो वहां बिड अड्यू टू आता है। पढ़िए, इन हिज वैलिडिक्टरी स्पीच द टेनिस लीज एंड थैंक्ड all his friends across the globe for bearing with him for so many years and showering their immense love on him। ये बेसिकली स्टेटमेंट अभी अभी रोजर फेडरर साहब, टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी, ने ये तय किया है कि अब वो और अधिक टेनिस नहीं खेलेंगे। मेरे टेनिस में दो खिलाड़ी सबसे ज्यादा फेवरेट रहे हैं। वन वॉज सेरेना विलियम्स, जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले रिटायरमेंट ले लिया, कुछ महीने पहले क्या, कुछ दिन पहले ही रिटायरमेंट लिया। एंड नाउ इट्स रोजर फेडरर, माय सेकंड मोस्ट फेवरेट प्लेयर ऑफ टेनिस। उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। तो ये स्टेटमेंट है कि उस टेनिस लीजेंड ने अपने अंतिम भाषण में अपने तमाम दोस्तों को, दुनिया भर के तमाम दोस्तों को थैंक यू बोला
कि उन्होंने उस खिलाड़ी को इतने लंबे समय तक झेला, बर्दाश्त किया और इतना सारा प्यार भी दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, द आउटगोइंग पीएम। आउटगोइंग का मतलब है जो व्यक्ति अपने पद से हट रहा हो। wrote a valedictory message to his fellow parliamentarians before he demoted office। याद रखिएगा कि कोई कर्मचारी जब ऑफिस को छोड़ता है तो ऑफिस को हमेशा क्या किया जाता है सर? डेमिट किया जाता है। देखिए, होने को तो ऑफिस को लीव भी किया जाता है, पर जैसे आपने ऑफिस लीव किया अभी, कल फिर आप ऑफिस जाएंगे, पर जब आप ऑफिस को डेमिट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने परमानेंट तरीके से ऑफिस को छोड़ दिया है, तब वहां पर डेमिट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो आउटगोइंग पीएम साहब थे उन्होंने अपने साथी पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक मैसेज लिखा ऑफिस को छोड़ने से पहले। नंबर 2, नंबर 1 तो हो गया, नंबर 2 प्लकेट। सब प्लकेट आखिर में कहाँ पे रुक रहा है? टीई पे रुक रहा है। जनरली जब कोई वर्ड टीई पे रुकता है तो वो क्या होता है? एक वर्ब होता है। तो प्लकेट भी क्या है? एक वर्ब। क्या है सर? वर्ब है। अब प्लकेट का मतलब क्या होता है? किसी को शांत करना, कोई गुस्से में हो तो उसकी गुस्सा को दूर करना, मनाना, कोई दुख में हो, तकलीफ में हो तब भी उसे मनाना, मतलब आवेग को कम करना, शांत करना, मनाना। कोई दुख में है तो कोई कंफ्यूजन में है तो कोई एंगर में है, तो इस दुख को, इस कंफ्यूजन को, इस एंगर को दूर करना, उसे प्लकेट करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लकेट करना। ये देखिए, टू मेक समवन स्टॉप फीलिंग एंग्री और अपसेट। कुछ ऐसा करना कि दूसरा व्यक्ति जो है गुस्सा होना बंद कर दे या फिर परेशान होना बंद कर दे और फिर से वो हैप्पी सा हो जाए। प्लकेट को याद कैसे करेंगे? बहुत सरल सी बात है। प्लैक एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है पीस। हाँ, इसी से एक वर्ड होता है प्लेसिड बनता है। प्लेसिड बनता है। प्लेसिड का मतलब होता है जो शांत है, जो भड़बड़ नहीं काटेगा, समझदार है, शांत। इसी प्लेसिड से, ब्लैक से देखिए प्लेसिड बना, और प्लकेट बना, और इम्प्लेकेबल भी शायद एक वर्ड होता है। शायद इम्प्लेकेबल वर्ड होता है जिसका मतलब है कि जो मानेगा नहीं। तो किसी को प्लकेट करने का मतलब है उसकी गुस्सा को शांत करना, प्लकेट करना। सर देखिए, जब देवी सती, देवी गौरी काली का रूप लेकर के आगे बढ़ रही थी और सृष्टि का नाश करती जा रही थी, तो उनके इस गुस्सा को शांत करने के लिए महादेव जो है उनके आगे लेट गए, तो उन्होंने उनकी गुस्सा को प्लकेट ही तो किया होगा। If no one tries to placate my sister when she is angry, मेरी सिस्टर जब नाराज होती है, ऐसे में अगर कोई भी उसे मनाने की कोशिश नहीं करता तो शी गेट्स इवन एंग्रियर, तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अगर मेरी सिस्टर गुस्से में है और कोई उसे मनाए ना तो फिर उसकी गुस्सा और बढ़ जाती है। एक और एग्जाम्पल है, द टेनिस विल नॉट रिटर्न टू द क्लासरूम until students make some efforts to placate him। आया समझ में? टीचर ने कहा कि मैं क्लास में तब तक लौट कर नहीं आऊंगा जब तक तुम लोग जो है मुझे मनाने नहीं आओगे, मुझे मनाने नहीं आओगे। सिनोनिम, प्लीज हो जाएगा, अपीज हो जाएगा, कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिएट बेसिकली कॉन्सिलिएशन से बनता है, कॉन्सिलिएटरी से बनता है। सूद, पैसिफाई, शांत करना। प्रोपिशिएट का मतलब भी होता है ना कि जैसे कि बड़ी प्रबल इच्छा हो, उस इच्छा को दबाना, प्रोपिशिएट करना। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब होता होगा गुस्सा दिलाना। भाई प्लकेट का मतलब गुस्सा शांत करना है, तो एंटोनिम में वही वर्ड्स तो आएंगे जिनका मतलब हो गुस्सा बढ़ाना एक तरीके से। तो इनरेज लिखा है, इनरेज का रिलेशन ही गुस्से से होता है। इंसेंस का रिलेशन भी गुस्से से, इन्फ्यूरिएट का रिलेशन भी किससे है? गुस्से से है। किससे है सर? गुस्से से। तो जब कोई किसी को प्लकेट करता है तो वो उसे मनाता है एक तरीके से, तब वो जाके प्लकेट करता है। अगला सेगमेंट है आज की क्लास में फ्रेजल वर्ब्स का। आइए फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब
आज जो हम 5 फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे उसमें से पहली फ्रेजल वर्ब है बॉल आउट। बॉल आउट का मतलब ही होता है किसी पर गुस्सा करना, जरूरत से ज्यादा किसी पर भड़कना, एक तरीके से चिल्लाना जिसको कह सकते हैं। सो बॉल आउट, स्कॉल्ड और शाउट एट समवन, मतलब अब आपको जो है डांटना है और डांटने के तरीके में आप गुस्सा भी कर सकते हैं। स्कॉल्ड और शाउट एट समवन, तो बॉल आउट का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड हो गया, या किसी पर चिल्लाना, भड़कना जिसको कह सकते हैं। द फादर बॉल्ड मी आउट फॉर कमिंग होम ड्रंक, लिखा है कि मेरे पिताजी ने मेरी क्लास ले ली जब उन्होंने मुझे शराब के नशे में आया हुआ देखा। बात मेरी समझ रहे हैं? तो बहुत तेजी से भड़के जब उन्होंने मेरे हाथ में सिगरेट देखी। तो बी टेकन अबैक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत ज्यादा। बी टेकन अबैक का मतलब होता है दंग रह जाना। क्या होता है सर? दंग रह जाना, धरा का धरा रह जाना, धरा रह जाना। बी टेकन अबैक, इसका यही मतलब है कि जब आप दंग हो जाएं, एकदम से सरप्राइज हो जाए, शॉक हो जाए, तो वहां आता बी टेकन अबैक। ठगे ठगे से रह जाए, धरे के धरे रह जाए। तो आई वॉज टेकन अबैक व्हेन आई सॉ हिम बिकॉज ही हैड लॉस्ट ऑल हिज हेयर। कोई कह रहा है कि मैंने उसको देखा कुछ समय के बाद तो मैं देखकर दंग रह गया। क्यों दंग रह गया? क्योंकि क्योंकि क्या था? ही हैड लॉस्ट ऑल हिज हेयर, क्योंकि उसकी खोपड़ी पर बाल ही नहीं थे। इसी वजह से हम दंग थे, क्योंकि इसी वजह से हम दंग थे। बी टेकन अबैक, दंग हो जाना। फिर नंबर 3, बी टेकन इन का मतलब होता है जब कोई किसी को चिढ़ाए। बी टेकन इन मतलब जब आप ट्रैप का शिकार हो जाए, मतलब आप जो है ना धरे के धरे रह जाए। बी टेकन अबैक, बी टेकन इन, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जब आप एकदम से हिल जाए पीछे की तरफ, पीछे हिल जाए, अबैक, बी टेकन अबैक। और फिर बी टेकन इन, जब कोई किसी को टेक इन करता है तो इसका मतलब है कि वो उसको बेवकूफ बनाता है। To get tricked by somebody. The tourist was completely taken in by local seller. किसी टूरिस्ट को पूरी तरीके से किसी लोकल सेलर के द्वारा जो है उस पर कब्जा किया जाता है, ये लिखा हुआ है। एक टूरिस्ट पर पूरी गवर्नमेंट के द्वारा जो है, जो लोकल सेलर हैं उन पर एक प्रकार से कब्जा किया जाता है। तो बी टेकन इन का मतलब होता है जब आप दंग रह जाए तरीके से। बी टेकन इन जब कोई आपका मजाक उड़ा सके। बी टेकन इन। जी, तो जो बी टेकन अबैक है, पहली बात ध्यान से देखिए, इन दोनों फ्रेजेस में बी है और आगे दोनों बार वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये सब ना पैसिव की फ्रेजेस हैं। कैसी फ्रेजेस हैं? हाँ, पैसिव की फ्रेजेस हैं। अगर इसका एक्टिव वर्जन बनाओगे ना तो ऐसे बनेगा, टेक somebody aback, और इसका बनेगा टेक somebody in। ठीक, अब मैं इनका एक्टिव वर्जन जानता हूं, लेकिन मैंने इन्हें पैसिव में लिखा। क्यों? क्योंकि ये फ्रेजेस जनरली पैसिव में ही पूछी जाती हैं। ठीक, तो जब इफ यू आर टेकन अबैक तो आप मतलब दंग रह जाते हैं, बट इफ यू आर टेकन इन तो आपको लगता है यार ये तो आदमी चूतिया बना गया, धोखा दे गया, छल गया एक तरीके से, है ना, चीट कर गया। तो टेकन इन का मतलब है आप किसी के जाल में जब फंस जाए, वहां आपको कोई चीज अलग सी लगी, बहुत अलग सी लगी, तो आप दंग रह गए। और टेकन इन का मतलब है कि जब आपको लूट ले कोई, है ना, हाँ, इस तरीके से। तो जब कोई आपको बेवकूफ बना दे। द टूरिस्ट वॉज कम्प्लीटली टेकन इन बाय द लोकल सेलर। लोकल सेलर ने क्या किया? उस टूरिस्ट को जम के बेवकूफ बनाया सर। 10 रुपए की चीज उसको 100 रुपए की थी, तो टेकन इन किया। बी कॉल्ड फॉर, ध्यान से देखिए, ये भी वर्ब पैसिव की है और ये भी फ्रेज जो है वो पैसिव की ही है। सब एक साथ देख लीजिए। बी कॉल्ड फॉर का मतलब है जब किसी से कुछ मांगा गया, बी कॉल्ड फॉर।
और बेसिकली क्या मांगा गया हो, किसी से जवाब मांगा गया हो, कैसे कैसे हुआ, सुन रहे ना, इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए। The officer was called for explanation for not reporting to office on time. लिखा है कि उस ऑफिसर से जवाब मांगा गया, he was called for explanation, क्योंकि वो ऑफिस समय से नहीं आ रहा था, इसलिए फिर उसको बुलाया गया, बोलते हैं लाइन हाजिर किया गया, बुलाया गया उसको। तो चलो बुलाया है साहब ने तुमको, साहब ने तुमको बुलाया है किस लिए, तारीफ करेंगे? नहीं, साहब ने तुमको बुलाया है, डांटेंगे, ठीक, फटकारेंगे तुमको एक तरीके से। जब आपसे कोई जवाब मांग ले, जब आपसे कोई सबूत मांग ले, जब आपसे कोई स्पष्टीकरण मांग ले। और ये बी डन विद, सर जब आपको लगे आई एम डन, तो इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि आपका जो बेस्ट दौर है वो जा चुका है, मतलब आपको, आप मतलब एक तरीके से फिर रिटायरमेंट लेना चाहेंगे, बी डन विद, आप थक चुके हैं इस तरीके से। जैसे कि कोई 30 साल से पॉलिटिक्स में और कह रहा मैं पॉलिटिक्स में और अधिक नहीं रहूंगा, सो आई एम डन विद पॉलिटिक्स, आई एम डन विद पॉलिटिक्स। जैसे कि अभी रोजर फेडरर साहब ने टेनिस को अलविदा किया, क्यों? उन्हें लगा होगा ना दैट ही इज डन विद टेनिस, ही इज डन विद टेनिस। तो जब आप डन विद फील करते हैं तो एक तरीके से आप ये दिखाते हैं कि आप क्विट करेंगे एक तरीके से, अब आपसे सधेगा नहीं, अब आप इस काम को और अधिक करना नहीं चाहते। तो जब आप पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो या फिर फिनिश्ड हो, जिसको कह सकते हैं, लिखा नहीं कंप्लीटेड, फिनिश्ड, आई एम डन विद माई पॉलिटिकल करियर, दैट लीडर इज इशूड अ स्टेटमेंट। एक बड़े लीडर ने एक स्टेटमेंट इशू किया और उसमें क्या कहा कि मैं अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, आई एम डन विद, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से किसी चीज को एंड कर देना। आपने मूवी देखी होगी दंगल, दंगल मूवी में एक कैरेक्टर है, उसने कुछ समय के बाद जो है, सीक्रेट सुपरस्टार में भी वो कैरेक्टर है, वो महिला, कुछ समय बाद उन्होंने कहा वो फिल्म में काम नहीं करेंगी, उनका मजहब इसकी इजाजत उनको नहीं देता, तो काम नहीं करेंगे, मतलब जो करना था वो कर चुकी, शी इज डन विद, शी इज डन विद एक तरीके से। तो आई एम डन विद माई पॉलिटिकल करियर, मतलब मुझे जो पॉलिटिक्स में जितना करना था, जितना उखाड़ना था, जितना मुझे झंडे गाड़ने थे, मैंने गाड़ लिया, मेरे से कुछ नहीं होगा। फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स बात है सर, फ्लाई, फ्लो और फ्ली, मेरे हिसाब से कंफ्यूजन आपको इनमें है ही नहीं, या यूं कहिए कि आपको इनमें कंफ्यूजन जहां है वहां का आपको विचार ही नहीं है। कंफ्यूजन जो है एक तरीके से फ्लाई, फ्लो और फ्ली, कहाँ पे फ्लाई लगता है, कहाँ पे फ्लो लगना चाहिए और कहाँ पर फ्ली लगना चाहिए, आइए जानते हैं। फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना, जानते हैं आप। और फ्लो मतलब होता है पानी का बहना, वाटर फ्लो करता है। और फ्ली मतलब होता है किसी का दौड़ के भागना। फ्लाई, चिड़िया उड़ती है ना, बर्ड्स फ्लाई, यानी कि आसमान में उड़ना, बर्ड्स फ्लाई। फ्ली मतलब होता है क्या? दौड़ जाना, मना करना। फ्ली क्या? ओह, मना करना नहीं दौड़ना, फ्ली भाग जाना, फ्ली करना। फ्लाई आसमान में उड़ जाना, फ्लाई के दो अर्थ होते हैं, एक आसमान में उड़ना, दूसरा जैसे चिड़िया विड़िया हो तो आसमान में उड़ना, और दूसरा है हवाई जहाज की यात्रा करना। और फ्ली मतलब होता है दौड़ लेना, भाग लेना। और फ्लो का मतलब पानी का बहना। फ्लो मतलब बहना, किसके लिए बहना, लेकिन किसके लिए? पानी के बहने के लिए। तो इस तरीके से फ्लाई है, फ्ली है और फ्लो है, इनके मीनिंग आपको मालूम हो कि फ्लो का मतलब पानी का बहना होता है, फ्लाई का मतलब होता है एक तरीके से उड़ना, हवाई जहाज की यात्रा करना। फ्ली का मतलब हो सकता है कि एक तरीके से कोई किसी को दौड़ाए या फिर किसी से कोई गलती की हो तो उसे लगे कि वो पकड़ा जाएगा, धुना जाएगा, तो फ्ली करता है, भाग लेता है वहां से। क्या करता है? भाग लेता है। एक जरूरी बात देखिएगा सर, मैं फिर से बोलूंगा कि फ्लाई, फ्लो और फ्ली में कुछ खास नहीं है, अगर है भी थोड़ा बहुत तो वो फ्ली है, वैसे तो आपने कभी ना गौर किया, लेकिन होता है। फ्लाई मतलब आसमान में उड़ना, पंछी बन के उड़ना। फ्लो मतलब जो है पानी का बहना। और फ्ली का मतलब थका हुआ होना, एक तरीके से भाग जाना, सॉरी, फ्ली मतलब भाग जाना। अब ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू है, थर्ड फॉर्म क्या है? फ्लो है।
आदमी क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, फ्लो का सेकेंड फॉर्म फ्लोड है, थर्ड फॉर्म भी क्या है, फ्लोड है। वो सोचेगा कि फ्लो का जो सेकेंड फॉर्म है वो जो भी हो, लेकिन वो ये सोचता है कि फ्लो का जो थर्ड फॉर्म है वो फ्लोन हो जाए। क्या हो जाए सर, फ्लोन हो जाए। तो याद रखिए सर, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन है, फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोन नहीं है सर। हाँ, वो आसमान में उड़ने की बात है और यहाँ पानी बहने की बात है, रिवर फ्लो करती है। तो गलती से भी आप फ्लो की थर्ड फॉर्म फ्लोन नहीं लगाएंगे, भूले से भी आपको ये काम नहीं करना। फ्ली की फॉर्म्स देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्लो की थर्ड फॉर्म में फ्लोन को देखते हैं। देखना बंद करें, ये जो फ्लोड है ये सही है, फ्लोन सही नहीं है, और फर्स्ट फॉर्म इस तरीके से। ठीक, और कुछ बताना था मेरे को? हाँ, तो ये स्पेलिंग्स याद रखिएगा सर, मतलब वो जिसको कहते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्लाई, फ्लू और फ्लो, फ्लो। ठीक, आखिरी सेगमेंट है सर, गलती से गलती हो ना पाए सर, देखिएगा गलती से भी फ्लो की थर्ड फॉर्म जो है फ्लोन होने ना पाए। फ्लो की थर्ड फॉर्म साफ साफ क्या है, फ्लोड है। फ्लो की थर्ड फॉर्म फ्लोड होनी चाहिए, कि बिल्कुल में नहीं, फ्लो, फ्लोड नहीं है, फ्लो। क्या बोल रहे थे मैं, इधर क्या लिखा है, फ्लो, इधर फ्लोड। तो फ्लो की फॉर्म्स फ्लो नहीं है कहीं से भी। फ्लो का मतलब ही यही है, पानी में बहना, और फ्ली दौड़ना, फ्लाई आसमान में उड़ना या हवाई जहाज की यात्रा करना। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाइए। राजस्थान पुलिस हैज अरेस्टेड 4 पर्सन। राजस्थान पुलिस ने क्या किया है, 4 लोगों को अरेस्ट किया। काहे के अरेस्ट किया, क्योंकि वो एक पुलिस कांस्टेबल की नकल करते होंगे एट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसको इम्पर्सनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पर्सनेटिंग, मेकअप करना। आप हैं कुछ और दिख कुछ और रहे, इम्पर्सनेट। इम्पर्सनेट को ध्यान से देखिए, उसमें पर्सन आएगा, पर्सन से पर्सनल आ जाएगा। तो कोई किसी को इम्पर्सनेट करता है तो मतलब वो बन के घूमता है भले वो कुछ ना, इम्पर्सनेट करना। समझ रहे हैं? जैसे अभी बिहार में कुछ वक्त पहले एक फर्जी थाना पकड़ा गया, मतलब दरोगा से लेके कांस्टेबल तक सब फर्जी थे। तो वो इम्पर्सनेट ही तो करते थे पुलिस ऑफिसर्स को, वो थे नहीं पुलिस ऑफिसर्स, लेकिन मेकअप शक्ल सूरत वो ऐसी थी कि पुलिस वाले। तो राजस्थान पुलिस has arrested 4 persons for impersonating police constable at staff selection commission examination. ठीक है, for has arrested 4 persons for क्या है, अब देखिए, तो किसी के जैसा बन के घूम रहे हैं आप, तो इम्पर्सनेटिंग हो गया। पेन्स टेकिंग का मतलब हो जाता है जो मेहनत करता हो, जो लेबोरियस हो, जिसको कह सकते हैं। अपियरिंग देखिए, पेनिट्रेटिंग मतलब होता है जो अंदर की तरफ भागे। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है भेदते हुए जाना। जैसे कि एक झाड़ी है बहुत ज्यादा, तो उसे अगर कोई भेद रहा है तो वो उसे पेनिट्रेट कर रहा है। नंबर 2, सिंस ऑल द जुडिशियल ऑफिसर्स, याद रखिएगा सर, सीधे सीधे वर्ड्स पूछे जा रहे हैं आपसे। अगर आपको इम्पर्सनेट का मीनिंग मालूम हो तो अभी कब का आपका हो गया होता, नहीं मालूम है तो अभी तक नहीं हुआ। सिंस ऑल द जुडिशियल ऑफिसर्स आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्योंकि सारे जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं वो फ्लुएंट नहीं होते इंग्लिश में। द जुडिशरी शैल हैज परमिटेड जजमेंट्स इन वर्नाकुलर, मतलब क्षेत्रीय भाषा। ऐसे में जुडिशरी ने क्या किया है, एक नया जजमेंट दिया है, क्योंकि सारे जुडिशियल ऑफिसर्स फ्लुएंट नहीं होते इंग्लिश में, तो जुडिशरी ने कुछ किया है, परमिट किया है जजमेंट
इन वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का मतलब है कि आपको जो भाषा आती है उस भाषा में आपको पढ़ने को मिलेगा। समझ रहे हैं? वर्नाकुलर मतलब जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं, उनको वर्नाकुलर बोल देते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है जब कोई हर चीज हिडन फॉर्म में जाए। जार्गन का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में काम आने वाली जो वर्ड मीनिंग्स है, वो क्या है, वो जार्गन। स्लैंग, उटपटांग बोलना। तो चूंकि सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए जुडिशरी ने ये इजाजत दी है कि आप जो जजमेंट्स हैं वर्नाकुलर में भी लिखे जाएं, पब्लिश किए जाएं। इस तरीके से जो वीक स्टूडेंट है वो भी कुछ कर सकते। नंबर 3, आर्स इज अ फ्लड एरिया एंड अ लॉट ऑफ डैमेज इज डन एवरीवेयर। यहाँ पर हर साल बहुत सारा नुकसान हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका एरिया खराब है। हर साल यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो, फिर सेम सेंटेंसेस, सेम, फिर आर्स इज अ फ्लड, एरिया में फ्लड प्रोन एरिया होता है सर, जहां पर कुछ नकारात्मक जरूर होगा। प्रोन का मतलब होता है संवेदनशील। प्रोन जैसे कि कुछ जगह ऐसी होती है सड़क पे जहां पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो ऐसे एरियाज को बोलते हैं एरियाज प्रोन टू एक्सीडेंट। प्रोन होने का मतलब ही होता है एक तरीके से कमजोर। ठीक, तो हमारा जो बाढ़ वाला मामला है, या नहीं, बाढ़ वाला मामला नहीं, हमारा जो क्षेत्र है वो फ्लड प्रोन एरिया है, मतलब वहां पर बाढ़ आती ही रहती है, फ्लड प्रोन एरिया है और हर साल बहुत सारा नुकसान होता है। तो हमारी तरफ जो है ना फ्लड प्रोन एरिया है, ये लिखा हुआ है। नंबर 4, as per the new policy rules, a person can continue in offices post his, but the reasons behind extension should be reasonable. लिखा है कि जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक एक व्यक्ति ऑफिस में कंटिन्यू कर सकता है, ऑफिस में कंटिन्यू कर सकता है पोस्ट हिज, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी। ऐसे तो रिटायरमेंट के पहले ऑफिस में आदमी होगा ही होगा, तो अगर कंटिन्यू करना है तो रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू कर सकता है, बस जो रीजन है उसके एक्सटेंशन के वो रीजनेबल होने चाहिए, मतलब तर्कपूर्ण कारण होना चाहिए, तब ये संभव है। नई पॉलिसी के मुताबिक ऑफिसर्स को कोई व्यक्ति जो है अपनी रिटायरमेंट के बाद भी जो है अपने पोस्ट पे बैठा रह सकता है, लेकिन ये जो एक्सटेंशन उसको मिले वो तर्कपूर्ण होना चाहिए। तो पोस्ट हेज सुपर एनुएशन, इसका मतलब ही होता है रिटायरमेंट, ये टर्म है सर रिटायरमेंट के लिए, सुपर एनुएशन। तो अपने सुपर एनुएशन के बाद, बट द रीजंस बिहाइंड, समझ रहे हैं ना। एन्युटी का मतलब होता है एक साल में जो पैसा आता है वो, ग्रेचुटी पूरे लाइफ टाइम में जो पैसा इकट्ठा होता है। मान लो 25 साल की नौकरी किसी की, तो 25 साल के बाद नौकरी का जो आखिरी दिन होगा या जो रिटायरमेंट का टाइम होगा, तब जो रुपए मिलेगा वो ग्रेचुटी का रुपये मिलेगा। ठीक, तो व्यक्ति जो है अपने सुपर एनुएशन यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन रीजन जेन्युइन होना चाहिए। Number 5, the Supreme Court will pronounce its verdict today on the ongoing between the LG of Delhi and AAP over who holds, captures, exerts. हाँ, टसल। देखिए ध्यान से लिखा है कि कोर्ट जो है आज अपना फैसला सुनाएगा। ये जो आए दिन जो तनातनी है, ये जो टसल है,
है ना, जो समस्याएं हैं। तो बिटवीन द एलजी ऑफ दिल्ली एंड आप, हु द पावर टू गवर्न द नेशनल कैपिटल। अच्छा। ये बात है। तो लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला आज सुनाएगा, जिस फैसले में ऑन द ऑन गोइंग, जो टसल चल रहा है, जो मतभेद चल रहा है, जो ऑन गोइंग टसल है दोनों के बीच में, एलजी ऑफ दिल्ली और आपके बीच में, है ना, ये कहते हुए ओवर हु द पावर टू गवर्न द नेशनल कैपिटल, कि एक तरीके से जो है ना, सही बात है, टसल ही होगा सर। देखिए क्लैश के साथ विद लग जाता है, यहाँ पर बिटवीन लगा हुआ है, ठीक। वरना क्लैश को देख सकते थे, लेकिन ठीक है कि जो ये टसल चल रहा है एलजी ऑफ दिल्ली अब आपके बीच में, ओवर किसके पास ये ताकत है कि वो नेशनल कैपिटल को गवर्न करे, किसके पास ये ताकत है। ध्यान से समझिएगा सर, जब दो लोगों के बीच में मतभेद हो तो वहां टसल बिटवीन बोल सकते हैं, ठीक। दूसरी बात ये कि वील्ड का इस्तेमाल ही होता है पावर के लिए, सत्ता का दुरुपयोग करना। अभी मैंने बताया ना, वील्ड करना मतलब पावर का यूज करना। और याद रखिए कि वील्ड दो दो जगह यूज होता है, एक ब्रश के लिए, पेंट वाला ब्रश, और एक व्हाइट वॉश वाला ब्रश। ये बात कि किसके पास ज्यादा पावर है, टसल, व्हील्ड, व्हाइट वॉश। टसल। याद रखिए सर, पावर ये लिखा नहीं है कि किसके पास ये सत्ता होगी, पावर होगी। तो पावर को कनेक्ट करने के लिए जो है ना ये किया व्हील्ड। इसी के साथ सेशन ओवर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप सबने जरूर एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।